अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। तैयारे ज़मीन पर, पायलट्स ज़मीन पर, रेवेन्यू वो भी ज़मीन पर, साख बिल्कुल ज़मीन पर। अगर कुछ हवा में हैं तो वो हैं वज़ीर हवाबाजी। जी हाँ, हम बात करें गुलाम सरवर साहब की, जो कि वफाकी वज़ीर एविएशन हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने पायलट्स के मशकूक डिग्रीज़ और लाइसेंसेस का मामला उठाया, उसके बाद से जो साख को नुकसान पहुंचा पीआईए की, जिस तरह से अपोजिशन ने तनकीद की, जिस तरह से ओवरऑल रेवेन्यू और सारा जो मामला था वो बिगड़ा। और उसके बाद सबसे बढ़कर जो आलमी सतह पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान के सिस्टम पर जो सवालिया निशान लगे और जो पाकिस्तान के पायलट्स को भुगतना पड़ा, वो सब एक तरफ। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर अभी तक हवाओं में उड़ रहे हैं। वो अभी तक इस बात पर बज़िद हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कोई मिस हैंडलिंग नहीं हुई और कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दें, जो कि इस वक्त अपोजिशन मुतालबा कर रही है। जी हाँ, अपोजिशन की जानिब से सख्त मुतालबा है कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी यानी गुलाम सरवर साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो क्या वाकई उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? इस मामले पर अभी तक वज़ीर आज़म भी खामोश हैं और उनकी जानिब से भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। आखिर वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं? और अगर वो बोलते हैं तो एक वज़ीर ऐसे हैं जिनकी हिमायत में वो ज़रूर बोलते हैं, और वो हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, जिनके बारे में भले मीडिया, भले सियासतदान, भले अपोजिशन, भले उनकी अपनी पार्टी के लोग भी तनकीद करें, लेकिन खान साहब हैं कि वो मुसलसल उनके पीछे खड़े हैं। अब फिर हमने देखा कि ऐसी बातें हुई कि शायद बुज़दार साहब जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी तक भी वो सीट पर बिराजमान नज़र आ गए हैं। तो क्या तब्दीली की ये बाज़गश ख़त्म हो गई या अभी जारी है? नून लीग में क्या हो रहा है, ये सब भी आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कराची की मुश्किलात का भी जिक्र और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर भारत कौंसलर रसाई तो मांग रहा था कुलभूषण यादव तक, लेकिन जब बात पहुंचती है उन्हें अंदर ले जाने की तो उसके बाद फिर उनकी बात क्यों नहीं सुनता। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर भी एक डिटेल डिस्कशन होगी। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हम हवाबाजी के मामले से बात शुरू करेंगे, तो हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हुए, हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो कुछ हो गया है पीआईए के साथ और जिस तरह से ये सारा मामला मिस हैंडल हुआ है, तो हर कोई इसको ये कह रहा है कि ये हुकूमत ने मिस हैंडल किया है। आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन का ये मुतालबा जायज़ है और वफाकी वजीर को बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे? बिल्कुल जायज़ है पब्लिक का स्टांस और ऑपोजिशन का स्टांस। लोग गुस्से हैं और शर्मिंदे भी हैं। जिस तरीके से इस स्कैंडल को हैंडल किया गया था, गुस्से में है और शर्मिंदे भी है। और हमारा मुल्क के इज्जत पे माने एक धब्बा पड़ा है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप देखें और अपने आप को पूछें कि किसका कसूर है, तो जवाब एक ही है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी कसूर है और सरवर साहब का। मगर सरवर साहब जो हैं वो डीलिंग मिनिस्टर हैं। उनको तो इतनी ह्यूमिलिएशन हो गई है कि उनका डायरेक्टर जनरल आके उनकी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, डिनाई किया है। उनका सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने उनके जो उन्होंने कहा था उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है। वेरी राइट। और फिर भी इनको कुछ फैसले इनको महसूस नहीं हुआ। उनको जरूर जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं जाएगा ना, ये ना उसको ये। लेकिन हिलाली साहब, प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया इस मौजू पे, इस हवाले से कोई बहुत उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। इसलिए कि वो खुद शायद हैंडल कर रहे थे, इसलिए तो शायद सरवर साहब कह रहे हैं मैं क्यों जाऊं भाई, उनको सब चीज पता था, मैं उनको पूछ के करता था, तो मैं क्यों लूं इल्जाम सब इस पे। शायद वो उनका मतलब ये है कि शायद उन्होंने उसे कहा था हाँ ऐसे सब चीज जो है जाके अनाउंस कर दो। माने कोई उस वक्त आपको याद होगा उन प्रोग्राम में मैंने कहा कि अगर भी ये एक स्कैंडल है, खुदा के लिए देयर आर वेज ऑफ हैंडलिंग इट। बैठे बिठाए हमने आपको कहा कि तरीका ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, ठीक करो, पकड़ो और सब चीज करने के बाद जिन लोगों के पास अच्छे डिग्रीज नहीं है उनको निकालो और फिर जाओ दुनिया को बताओ कि ये हुआ था और हमने ये किया था। मगर इन लोग, मुझे पता नहीं है ये आप क्या समझती हैं कि ये लोग तो सुन ही नहीं सकते हैं, ये गूंगे हैं शायद। शुगर स्कैंडल में यही हुआ, व्हीट स्कैंडल में यही हुआ, ऑयल स्कैंडल में यही हुआ और पीआईए के स्कैंडल में यही हुआ। मिसहैंडलिंग हमें नजर आई। ऑनेस्टली
मिस हैंडलिंग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं इमरान साहब का भी मौका लूँ। इमरान साहब, बड़ी सही बात है। मैं खुद ये बात सोच रही थी कि अगर जितना बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था ना 262 पायलट्स की जो वो बात कर रहे थे, अगर वो सब के सब भी जाली लाइसेंस होल्डर होते तो जब भी आपको इस मामले को इस तरह हैंडल करने की ज़रूरत नहीं थी। जब भी आपको ये चाहिए था कि आप उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उनको कर देते, बाद में आप एक अनाउंसमेंट कर देते कि जी ये हमने स्क्रूटनाइज किया, उसमें ये चीज़ें हुई, हमने इनको फारिग कर दिया, ख़त्म हो जाती बात। आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से क्यों इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह से, ताकि वो पिछली हुकूमतों को गंदा कर सकें, इसलिए इस तरह से इन्होंने मिस हैंडल किया जानबूझकर, या आपको लगता है कि वही नाअहली फिर से हमारे सर पर खड़ी हो गई आके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, असल में ये जो वज़ीर रंगबाजी है ना, सॉरी हवाबाजी, अच्छा, वज़ीर हवाबाजी जो है ना, आप ये देखें कि इन्होंने ये किस तरह से किस वक्त में किया। एक तो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एयरलाइंस इंडस्ट्री जो है ना, उसका ये हाल था कि 314 अरब डॉलर का तहमीना था कि इस जो एविएशन इंडस्ट्री है इसको नुकसान होगा। कई एयरलाइंस हैं जो वो वैसे ही दिवालिया होने जा रही हैं। उसके बाद उस टाइमिंग में आपने ये हाल किया। फिर वो रूट्स जिन पे आप मुनाफा कमा रहे थे, यानी एक ऐसा इदारा जिसको आप मुनाफा बख्श बनाने की बात करते हैं, आपने तो उसका बट्टा बिठा दिया। अमेरिका पे हाल ही में अमेरिका ने इजाज़त दी थी, आपने फिर पाबंदी लिखवा दी। यूरोप, जिसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श रूट यूरोप का है, सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स वहाँ पे 6 महीने। स्कैंडल से कुछ महीने पहले ही मैं देख रही थी, जिन दिनों में ये जो चेयरमैन साहब हैं उनके ऊपर जो कोर्ट में भी मामला चल रहा था, तो उसमें ये बात आई थी कि रेवेन्यू भी बेहतर हुआ था पीआईए का थोड़ा सा। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब बात ये है कि आपने तो इसको मुनाफा बख्श बनाने की बजाय अगले 2 साल के लिए मजीद मुर्दा कर दिया। आप देखें हुआ क्या। एक होता है परसेप्शन। अब ये मामला ठीक भी हो जाए तो पूरी दुनिया में आपका पीआईए का परसेप्शन क्या होगा, क्रेडिबिलिटी तो पाकिस्तानी पायलट्स के साथ हाल क्या होगा। अमेरिका यूरोप को छोड़े, आप ये देख लें कि आपके साथ इथोपिया और वियतनाम ने क्या किया पाकिस्तानी पायलट्स के साथ। इंडियन अगर मीडिया को देखें, उन्हें तो कोई मौका चाहिए होता है, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, और वो इस बात को एडमिट भी कर रहे हैं। मैं आपको सुनवा भी देती हूँ एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या था जब ये जब ये सिचुएशन हुई थी, तो मैंने यहाँ बैठ के ये कहा था, वो भी मैं सुनवाती हूँ। पहले मैं जरा सुनवा दूं कि इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था, और उसके बाद मैं सुनवाती हूँ कि आपने उसमें क्या ऑब्जर्वेशन दी थी। सुनिए जी, गुलाम सरवर साहब की बात। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। बड़ा क्लियरली इन्होंने यहाँ पे फेक का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन आपने इस चीज़ को मेंशन किया था, बल्कि मैं सुनवा देती हूँ कि इमरान साहब ने उस दिन क्या, जब हमने फर्स्ट टाइम ये इशू डिस्कस किया, साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी। इन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि ये फेक लाइसेंसेस हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नहीं ये मशकूक है। अल्लाह के बंदों, पहले खुद तो क्लियर हो जाओ। इन्हें खुद पता नहीं और पूरी दुनिया में वो जग हंसाई का बाइस बन रहे हैं। अच्छा, अब वही बात कि उनके डीजी सिविल एविएशन ने उनकी इन दोनों बातों की तरदीद कर दी। बात यह है कि इस तरह से होगा तो फिर करेंगे क्या। मैं ये नहीं समझता कि इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, ये बात सिर्फ इस्तीफा पे नहीं खत्म होती, इनसे जबरदस्ती टर्मिनेट करके इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और ये बात पता करनी चाहिए कि क्या वजूहात थी, किस एजेंडे पे इन्होंने ये सारी बात की। हिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दे, फिर मैं आगे चलती हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये है समीना, हमें मानना चाहिए कि पीआईए मर गया है, पीआईए इज डेड, अभी उसको दफन करना है। एक दूसरी बात है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो एयरलाइन नहीं चला सकते, तो कंट्री, मुल्क क्या चलाएंगे? खुदा के लिए सोचिए तो सही। और तीसरी बात यह है कि अब अवाम को मेरे ख्याल में अहद करना चाहिए कि हम अब इन फेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट चला रही है, जो एक भी नहीं काम कर रहा है, रेलवे नहीं काम कर रहा है, स्टील नहीं काम कर रहा है, पीआईए नहीं काम कर रहा है, फैक्ट्रीज, घी वी सब के, मेरे ख्याल में कि हम अभी इनका तनख्वाह नहीं दे सकते। ये कमर्शियल वेंचर्स नहीं है, इनको खुदा के लिए प्राइवेटाइज करो और खत्म करो। फिर कब तक? और दूसरी बात यह है, जितने पायलट्स को निकाले गए नौकरी से, जैसे ये कह रहे थे इमरान
वियतनाम और इथियोपिया और इधर से जितने लोगों के नौकरी गई है उनको भी आप कॉम्पनसेट करें। मैं तो कहता हूं इनकी जायदाद बेच के उस जायदाद के जो पैसे मिलेंगे उससे कॉम्पनसेट करें। ठीक है, मगर ये नहीं होगा। लेकिन इस पे अगेंस्ट हमें एक्शन होता नजर आना चाहिए थोड़ा सा। अपनी डिग्री का पता नहीं है। हाँ ये भी है भाई, अपनी डिग्री का केस भुगतते रहे। बात ये पहले आप अपनी डिग्री क्लियर करवा लेते, दूसरों पे आपने उंगलियां उठानी शुरू कर दी। अपनी क्रेडिबिलिटी आपकी मशकूक हो और आप इतनी बड़ी एक कंट्रोवर्शियल चीज सामने ले आए और क्रेडिबिलिटी पूरी एयरलाइन की आपने सवालिया निशान बना दी। बहरहाल जनाब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब की। आखिर उनके पास क्या गिदड़ सिंगी है इमरान साहब कि कोई उन्हें हिला नहीं सकता। पिछले दिनों फिर बड़ी ज़ोरावर किस्म की उड़ी हुई थी बातें कि जी जा रहे हैं, लेकिन जनाब आज फिर तरदीद आ गई, कहीं नहीं जा रहे। अच्छा जी, इस पे ना 2-3 दिन से मैंने बड़ी अपने तई भी मालूमात लेने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी बड़ी जो हमारे जो कुछ दोस्त हैं उनसे बात की है, वाकफान आल से भी पूछा, ज़राए से भी बात की। मैं अभी इस वक्त आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त तक तो उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं जा रहे। अब आप बड़ी हैरान होंगी कि उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से मामलात क्या हैं। उस्मान बुज़दार साहब जब यहाँ वज़ीर आला बने थे, जब उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, मेरे हर दिल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने वसीम अकरम प्लस करार दे के वज़ीर आला बनाया था, उस वक्त उनके आपको अंदाज़ा था यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब का एक ग्रुप था, अलीम खान साहब वज़ीर आला बनना चाहते थे, गवर्नर पंजाब का एक ग्रुप था, चौधरी परवेज़ इलाही का अपना ग्रुप था। ये बड़ी चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ रूहानी तौर पर चीज़ें हुई और उस्मान बुज़दार साहब का कुर्रा निकल आया, उस्मान बुज़दार साहब बन गए। अब वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीबी जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब का इस मामले में मौक़िफ़ ये है, ये एक वो वाहिद बात है जो वो हल्के सुन ले, वो हल्के जिनकी हर बात इमरान खान साहब ने मान ली है, ये बात उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। हाँ, उनकी भी नहीं मानी। और आपको हैरत इस बात पे होगी कि इमरान खान साहब जो हैं, हालांकि उन्हें ये पता भी है कि वो लोग जो उनके साथ बड़े मुखलिस हैं, वाकई उन्हें कामयाब देखना चाहते हैं, वो भी ये मशवरा दे रहे हैं कि आप इनको हटा दें, लेकिन उन्होंने उनकी वो तो वो कहीं नहीं जा रहे। आपको ये कंफर्मेशन है कि जी बुज़दार साहब अभी कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल भी अभी कहीं नहीं जा रहे। लेकिन एक मैं आपको ये ज़रूर बात बता दूं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब शायद वो वाहिद शख्सियत हैं जो उस्मान बुज़दार साहब को अभी यहाँ रखने के हक में है। पीटीआई के अपने लोग उनको वज़ीर आला के तौर पे नहीं देखना बिल्कुल, वो तो जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि हर कोई में खिलाफ नजर आता है, एक नहीं नजर आता है खिलाफ, खान साहब नजर नहीं आते। लेकिन हिलाली साहब इसके बावजूद एक तो आप इस पे भी जरूर अपना ओपिनियन दें कि एक दफ़ा फिर से वो बच गए हैं, क्या आपको वजह नज़र आती है? और दूसरी बात ये भी कि हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल PMLN के लोगों के साथ भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं और ये दावा नज़र आ रहा है कि जी कोई लोग है, फॉरवर्ड ब्लॉक है PMLN का जो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है बुज़दार साहब को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? क्या उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि पार्टी के अंदर वो शायद उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर भी पूरी अपनी गेम पक्की रख रहे हैं? समीना, मैं समझता हूं कि जिन लोगों को के पास ये जा रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं कि तुम डिफेक्ट करो और इधर आ जाओ, वो भी इन पे तरस कर रहे हैं, तरस खा रहे हैं। अच्छा। वो भी नहीं करना चाहते, वो नहीं जानना चाहते। मैं तो कहता हूं ये तो अपोजिशन का सीक्रेट वेपन है बुज़दार। जब तक ये रहेगा और जितना नाकाम और अनपॉपुलर और इनएफिशिएंट रहेगा, उस वक्त तक फ्री पब्लिसिटी मिल रही है ऑपोजिशन को, खास तौर शहबाज शरीफ को जो एक एक्टिव फॉर चीफ मिनिस्टर सोचा जाता था। मगर मैं आपको एक दो चीज जल्दी से और बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने इमरान खान के लिए वोट किया था, अब वो समझते हैं कि बुज़दार एक सदमा है जिसको उनको उठाना पड़ता है, ये उनका एक सजा है उसके लिए वोट करने के लिए, और ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए कि वो खुद और उनकी वाइफ जो हैं वो दोनों समझती हैं कि ये आदमी पता नहीं इसमें कोई डिवाइन कुछ होंगे। तो दूसरी बात ये है कि क्या हो सकता है एक और इलेक्शन, अगर इलेक्शन एक और हो, पंजाब में ही बात करें कि स्प्लिट मैंडेट अगर फिर आ जाए या शरीफ्स आ जाएं या चौधरीज आ जाएं, तो क्या माने कि ये क्या, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? तो मैं समझता हूँ नो गुड ऑल्टरनेटिव। ठीक, हिलाली साहब ये है कि जी हिलाली साहब, इमरान खान साहब ये भी समझते हैं,
इमरान खान साहब ये भी समझते हैं कि अगर बुज़दार को हटाया और कोई पीटीआई का दूसरा बंदा आया तो फिर 3 महीने बाद अगर वो भी डिलीवर ना कर सका तो फिर कहीं ग्रुपिंग हो जाएगी पीटीआई में, लोग आके मुझे प्रेशराइज करेंगे कि अब इसे भी हटाओ। इमरान खान साहब उस बुज़दार की नाकामी को अपनी नाकामी तस्वर करते हैं, इसीलिए वो पंजाब में अब आप देखें, लेकिन वैसे एक सेकंड, एक बस आखिरी बात कर लूँ, इस पे खुद एक्टिव हो रहे हैं। और अभी आपको एक खबर दे दूं, अब जी ये भी उम्मीद है कि वो कल शायद लाहौर आए। अब जब वो लाहौर आएंगे तो जो टाइगर फोर्स है, ये खबर दे लें मेरे से, टाइगर फोर्स को वो एक्टिव करने जा रहे हैं और टाइगर फोर्स के ज़रिए से उन्होंने कहा कि हर ज़िला में इसकी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिवीजन लेवल पे इनकी 18-18 टीमें बनेंगी और वो पंजाब में उनका टारगेट है कि जी करोड़ों, जो इब्तदाई तौर पे 3 करोड़ दरख्त है ना, जो शजरकारी मुहिम, और वो चाहते हैं कि एक इमेज बिल्ट हो। मैं इसी तरफ आ रही थी कि हिलाली साहब एक बहरहाल एक स्ट्रॉन्ग, हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन भी बुज़दार साहब के हक में चलाई जाती है, और मैं ये भी देखती हूँ कि बाज़ लोग ये भी कहते सुनाई देते हैं कि भाई काम वो वाकई कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनका परसेप्शन इस तरह का है कि लोग उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से खान साहब को फिर उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है? तो समीना ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि वो उतना बुरा नहीं होगा जितना लोग कहते हैं, मगर अगर ये एक फेलिंग है उसके परसेप्शन पे, उसके कैरेक्टर पे, उसकी आउटलुक पे, लोगों का एक ये, तो ही इज नो गुड, ही इज अनसूटेड फॉर द जॉब। बात असल ये है कि पॉलिटिशियन जो होता है ज्यादातर जो इंप्रेशन देता है, जो लोगों को, जो उनमें फीलिंग्स क्रिएट करता है, दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर ये है काबिल मगर लगता है नाकाबिल तो इट्स नो यूज। मुझे इससे वैसे ये भी याद आ रहा था हिलाली साहब कि कायम अली शाह भी जब चीफ मिनिस्टर थे तो हमने देखा 8 साल उन पे तनकीद होती रही, पहले 5 साल हुई, उसके बाद दोबारा उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, हालांकि उन पे मुसलसल, और उनकी एज भी, और वो उस तरह से जाहिर है वो बहुत परफॉर्म नहीं कर पाते। फिर आपको याद होगा कि जब मुराद अली शाह ने उन्हें रिप्लेस किया, हाँ, तो लोगों ने जमीन आसमान का फर्क भी देखा। वही कराची, वही सिंध, उसमें पीपल्स पार्टी की दूध और शहद की नहरें बहने लगी, नहीं बहुत बेहतर हो गई। दूध और शहद की नहरें, ये तो मैं हिलाली साहब से पूछूंगी अगले सेगमेंट में कि कितनी बेहतर हुई है। दूध और शहद की नहरें तो पंजाब में भी नहीं बह रही, दूध और शहद की नहरें तो इस्लामाबाद में या केपी में भी नहीं बह रही। लेकिन मैं कायम अली शाह और मुराद अली शाह का अगर मुआवजा करूं, ठीक है, मुझे ब्रेक भी लेना, लेकिन उससे पहले मैं वाकफा निहाल की खबर भी ले लूं। आज इमरान साहब बिल्कुल हल्के नहीं आ रहे, बारी नहीं दे रहे। हिलाली साहब मेरा कसूर नहीं, मैं सवाल आपसे करती हूँ, इमरान साहब खुद ही आ जाते हैं। मैं वाकफा निहाल की स्टोरी भी है जी आज, और इमरान साहब से जान लेते हैं कि नून वाले बड़े मुलाकातें कर रहे हैं, क्या नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया वाकई? अच्छा, ये हमारे वाकफा निहाल ने जो हमें नून लीग की इतला सुनाई है, तो आप लिख लें, हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक नून लीग में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। अंदर की बात यह है कि उन्होंने ये तय किया है, पीछे आपको याद होगा खाना भी हुआ और ये चीज़ें हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, उन्होंने अपने लोगों से ये कहा है कि देखें अब इलेक्शन होने वाले हैं, अब इलेक्शन करीब हैं, और यहाँ पीटीआई जो है वो इस वक्त उसकी पोजीशन डाउन जा रही है, तो आप अगर वज़ीर आला से या हुकूमती लोगों से मिल के कोई फ़ायदा आवाम के लिए हासिल कर सकते हैं तो आप मिलें, उस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं जा रहा। ये लोग वो हैं जो उनसे मिल के अपने काम करवाना चाहते हैं, उनसे उनको अपनी हमदर्दियाँ बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये बोल बचन ज़रूर है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ओके, चलें जी, इसमें भी फिर ये भी हवाई गुब्बारा ही है, इमरान साहब ये बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक तगड़ी हम देख रहे हैं कि सपोर्ट मौजूद है उस्मान बुज़दार साहब के पीछे, और वो अब अल्लाह करे कि उस सपोर्ट का फ़ायदा उठाते हुए डिलीवर भी करें, ताकि हमें भी कुछ नज़र आए और उन्हें सपोर्ट करने वालों को भी फ़ायदा हो और आवाम का भी फ़ायदा हो। इसी पॉइंट पर नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट इशूज़ के हवाले से। कराची के भी मसाइल हैं, बारिश की वजह से जो हाल हो गया है, के इलेक्ट्रिक का जो पहले ही मामला है उसमें अब नैब भी कूद पड़ा, और साथ साथ कौंसलर रसाई की बात करेंगे जो कुलभूषण को दी गई है। क्या इसके पीछे है, क्या कोई साजिश हुई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सख्त गर्मी की लहर थी कराची में, और 60 साल कहा जा रहा है कि गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन अचानक ही मौसम ने ऐसा पलटा खाया है कि शदीद बारिश शुरू हो गई, और उसके बाद ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर डूब गया। पहले भी सिचुएशन जब शदीद गर्मी भी थी उसमें भी इंतहाई ख़राब थी। लोड शेडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आपको पता है लोड शेडिंग हो रही थी, और हमने पिछले भी प्रोग्राम्स में इस पर बात की।
और अब बारिश की वजह से और ही बुरा हाल हो गया है, क्योंकि अब जाहिर है कि सारा जो सिस्टम है हमारा, आपको तो पता है, ज़रा 2 बूंदें गिर जाएं तो सब तारे वारे टूट के नीचे गिरी होती हैं। तो यही सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। करंट लगने के वाक़यात में भी इजाफा हो जाता है और सही भी करने के लिए तशरीफ़ नहीं ला रहा होता है। इमरान साहब, नैब भी कूद पड़ा है के इलेक्ट्रिक के मामले में। आपको लगता है उनके चेयरमैन नैब के नोटिस लेने से कोई फ़ायदा होगा इस मामले में? देखिए, कराची के अवाम जो है ना, उन पे 2 तरह से जुल्म किया के इलेक्ट्रिक ने। एक तो ये कि बिजली की फराहमी बिल्कुल नहीं की, उसमें पूरी तरह से वो नाकाम रही है, अवाम पे जुल्म किया। और दूसरा फिर ये कि अरबों रुपए की ओवर बिलिंग कर दी। अब जब आप अरबों रुपए की ओवर बिलिंग करते हैं, हत्ता कि आप ये देखें कि के इलेक्ट्रिक के साबिक जो चेयरमैन हैं इकराम सहगल साहब, उन्होंने भी ये कह दिया अब तो एक इंटरव्यू में कि अभी कर्जों की अदायगी, जो के इलेक्ट्रिक ने कर्जों की अदायगी करनी होती है तो उसकी मुमकिन अदायगी के लिए के इलेक्ट्रिक है जो वो ओवर बिलिंग कर देती है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप बिजली एक दे नहीं रहे, ऊपर से आप ओवर बिलिंग कर रहे हैं, तो लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? मरे को 100 दुर्रे वाली बात है ये। उसके बाद आप देखें कि सबसे बड़ी बात फिर उस पर भी ये कि कोई मुझे बताएं ऐसा सीजन बरसात का जिसमें के इलेक्ट्रिक की वजह से मासूम जाने ना जाती हैं। आप अरबों खरबों रुपए का नुकसान है, एक तरफ एक इंसानी जान की कीमत, तो कोई कीमत ही नहीं है। अब आप देखें हर दफा, इस दफा भी लोग उसका शिकार हुए हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है हिलाली साहब से राब्ता बिल्कुल जी, हिलाली साहब से हमारा राब्ता हो गया है, तो हिलाली साहब से जानते हैं। हिलाली साहब, ऑन ग्राउंड क्या आपको सिचुएशन नजर आ रही है इस वक्त के इलेक्ट्रिक के मामले पर? कोई बेहतरी आई है या नहीं? वज़रा भी आए थे, बड़े दावे करके गए, आज चेयरमैन नैब ने भी नोटिस ले लिया है, तो आप कुछ बताएं हमें, क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, सिचुएशन इतना बुरा है कि किसी ने मुझे कहा कि अब बस हो गया है, और वो सोचने लगा कि अगर हम अब निकलें, माने सब लोग निकलें, तो क्या ये जो मूवमेंट है ये दूसरे शहरों को भी स्प्रेड होगा और दूसरे जगह, नॉट ओनली इन सिंध, पाकिस्तान में, और उसका फिर क्या नतीजा होगा। इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक थोड़ा सा इनडायरेक्टली मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके पास अपने एटीएम्स रहते हैं। मिसाल के तौर पे अयूब खान के पास 22 फैमिलीज थे उसके एटीएम। अच्छा। जियाउल हक के पास शरीफ थे एटीएम, और नवाज शरीफ के पास मंशा था, जरदारी के पास मलिक रियाज था। और अब इसलिए कि इमरान खान साहब इन सब में से कम ये पैसे हैं, उनमें उनके पास 3 हैं। एक तो जहांगीर तरीन है, शायद वो ख़त्म हो गया, एक अलीम खान है, और एक साहब हैं उनका नाम है नकवी। नकवी जो इस वक्त मेरे ख्याल में केई के मालिक हैं। नाउ मैं नहीं कहना चाहता कि केई के कंप्लेंट्स के टेक्निकली बड़ा मुश्किल है पूरी बिजली देना कराची को, मगर ये मैं जरूर कहूँगा कि व्हाट इज द एक्सक्यूज फॉर ओवर बिलिंग। ये है मेरा ड्राइवर का बिल मेरे हाथ में, उसका अच्छा। बिल आया जुलाई में 86,000 रुपीज, और उसके पास है 86,939। ओहो। उसके पास कोई एसीज नहीं है, उसके पास 2-3 पंखे हैं और 3-4 बल्ब हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कैसे होता है। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये भी टेक्निकल है। मैं आपको ये और भी कुछ पूछना चाहता हूं कि आप बाइको एक कंपनी है जो आपका अपना कंपनी है, किसका? केई का। क्या करता है बाइको? ऑयल वो इंपोर्ट करता है ऑयल। जब ऑयल इंपोर्ट होता है तो बाइको, केई की कंपनी बाइको को देता है, मगर जब प्राइसेस कम हो गए तो बाइको के पास अचानक कोई ऑयल नहीं रहा, और बाद में जब प्राइसेस बढ़ गए उनके पास ऑयल आ गया, और उनके फिर आप जानते हैं कि कितने। मैं आई वांट टू नो कि ये कौन छुपा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि नैब के चेयरमैन ने ये बातें को ही हैज टेकन दिस अप, मगर मैं जानना चाहता हूं ये छुपा कौन रहा है, सही कौन और क्यों। और बिल्कुल ठीक है, ये चीजें सामने आनी चाहिए। खुदा के लिए मत करें, इसलिए कि आपसे नहीं चल सकता, आपके पास काबिलियत नहीं है, ठीक, आप नहीं चला सकते। मैं यही सवाल करने वाली थी कि इमरान साहब आपको क्या लग रहा है? सद उमर साहब ने तो ये भी कहा था कि अगर मामलात यही रहे
तो हम फिर इसको देखते हैं कि हम इसको फिर टेक ओवर कर लेंगे इस तरह से। आपको लगता है कि ये कर सकते हैं और ये कोई अगर कर लेंगे तो बड़ा संभाल लेंगे? पहले इन्होंने कौन से संभाल लिए जो अब संभाल बाकी मुल्क में तो बिजली आ रही है। नहीं, बिजली तो आ रही है, लेकिन ये अपनी बात करें ना असद उमर साहब के, ये कैसे संभाल लेंगे? अपने इदारे इनसे पहले संभल नहीं रहे। पहले नैब की अगर हम बात करें ना, तो नैब की इंक्वायरी है ना जो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन मुझे एक डर लगता है। क्या? मुझे डर ये लगता है कि नैब की जब इंक्वायरी होगी, तहकीकात होंगी, तो वही हाल होगा जो दूसरे उल्टा क्लीन चिट मिल जाएगी जो दूसरे इदारों के साथ हुआ है, दूसरी तहकीकात का हुआ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो जिस तरह अभी हिलाली साहब कह रहे थे ना कि सियासतदानों के पास ATMs हैं, तो ये के इलेक्ट्रिक के जो बड़े हैं ना वो भी ATM है। अच्छा, और वो उनके भी तमाम सियासी जमातों के बड़ों से ताल्लुकात हैं। यहाँ हमारे यहाँ लोग इसलिए सजा से बच जाते हैं कि वो ATM का किरदार अदा करते हैं, उनके सियासी तो हाथ कौन डालेगा उन्हें? बिल्कुल ठीक अब है। ये मामला जितनी देर तक आप इस मामले को बिल्कुल मेरिट पे अवाम के लिए हल नहीं करेंगे, ये मामला हल नहीं होगा। और मैं इसको नेशनलाइज करने के सख्त खिलाफ हूँ। वो इसलिए खिलाफ हूँ कि आप एक तरफ तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बात उसकी करते हैं। अब इसको अगर आप करना चाहेंगे तो किन बुनियादों पे करेंगे? आप मेरिट एक चीज के लिए आपका एक असूल है, दूसरी के लिए दूसरा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, देखते हैं क्या इस मामले पर हुकूमत वक्त फैसला लेती है और वो कितना आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसी पॉइंट पर ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि कुलभूषण यादव जिसको कि फौजी अदालत से सजाए मौत सुनाई गई थी और बड़ी अदालत में ले गई मामला भारतीय हुकूमत, और उसके बाद वहाँ से उन्हें थोड़ा रिलीफ भी मिला। कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई भी मिली, लेकिन फिर हुआ क्या? अब जो अपोजिशन है वो भी कुछ इल्ज़ामात लगा रही है कि कोई ऑर्डिनेंस उसको बचाने के लिए लाई है हुकूमत। ये कहानी क्या है, बुद्धि सुलझाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कुलभूषण यादव को मिलिट्री कोर्ट्स ने, आपको याद होगा, सजाए मौत सुनाई थी पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स ने, जिसको चैलेंज किया था भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में। वहाँ उन्हें थोड़ा रिलीफ ज़रूर मिला, क्योंकि एक तो ये कहा गया कि जी आप इस फैसले के खिलाफ उन्हें नज़रसानी के लिए, रिव्यू के लिए कुछ मौका फराहम करें, और साथ ही साथ ये भी कहा गया, जो उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि जी काउंसलर रसाई दी जाए, काउंसलर एक्सेस दिया जाए कुलभूषण यादव तक। और हमने देखा कि उसके बाद पाकिस्तान ने इस फैसले पर अमल दरामद करते हुए जो आलमी अदालत इंसाफ ने दिया था, ना सिर्फ ये कि काउंसलर रसाई दी गई, बल्कि आगे रिव्यू के लिए भी शायद कुछ मामलात खुल रहे हैं। पहले मैं काउंसलर रसाई की अगर बात करूं तो 16 जुलाई 2019 को पहली मरतबा काउंसलर रसाई दी गई, और उसके बाद दूसरी मरतबा कल के रोज़ यानी कल 16 जुलाई 2020 में, और उससे पहले 2 सितंबर को दी गई थी 2019 में। अब आज ये डिक्लेयर किया गया है कि तीसरी मरतबा भी उसे काउंसलर रसाई दी जाएगी। लेकिन कल की जो काउंसलर रसाई थी उसमें बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी, जो खबरें आई हैं वो ये कि जो भारतीय टीम उनसे मिलने आई थी, उन्होंने एतराज़ किया कि दरमियान में शीशा क्यों है, बाद में वो भी हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनसे बात करने के लिए रजामंद नहीं हुई, बल्कि ये तक कहा गया है कि वो पीछे से आवाज़ें देता रह गया कि भाई बात सुन लो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो चलते बने। आखिर इसकी वजह क्या है कि जिस चीज़ पर उनका इतना स्ट्रॉन्ग एक नैरेटिव था, जब वो पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने सारी राह हमवार कर दी, तो उसके बाद क्यों नहीं उसकी बात सुनी गई? इस सारे मामले के हवाले से, और जो ऑर्डिनेंस की बात अब अपोजिशन ने उठाई है कि कोई राह हमवार की जा रही है, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लगता है सर, कितनी बार काउंसलर रसाई पाकिस्तान को देनी चाहिए, देगा पाकिस्तान, और क्यों नहीं इंडिया के लोग आके उससे बात कर रहे? क्या बात उससे करना चाह रहे थे, क्यों उसकी बात नहीं सुनी? क्या आपको इसकी सारी वजूहात नजर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितना हमें देना चाहिए, माने जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो कम से कम हमें देना चाहिए, और हमने दिया है। उससे ज़्यादा हमारे पे है। अगर वो पूछते हैं और हम चाहते हैं देने के लिए, हम वो भी दे सकते हैं, और मेरे ख्याल में हमने दिया भी है। इस वक्त हुआ ये कि जब ये 2 लोग आए इंडिया के और वो जा रहे थे उसको मिलने के लिए, तो बकौल उन्होंने देखा कि लोग खड़े हुए हैं जो सुन सकते हैं कॉन्वर्सेशन, जो उनका कॉन्वर्सेशन होना है उसको वो सुन सकेंगे, तो उन्होंने वो ऑब्जेक्ट करके निकल गए कि भाई ये अनइम्पीडेड नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई अनइम्पीडेड वो खुद कह रहा है, वो तो गुलभूषण खुद कह रहा है कि ये माने इफ दे वर टू क्लोज हट जाएंगे। मगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये इसको अकेले
जब वो सुन नहीं सकते हैं इनको, इफ दे मूव बैक, और वो सुन नहीं सकते हैं जब ये बात करेंगे, उनकी क्या, व्हाट वाज द रीजन? क्या ये उसको मारने गए थे? क्या कोई पॉइजन देने गए थे? कोई लीथल गैस देने गए थे? क्या करने गए थे? इसलिए जो भी इन्होंने देने गए थे, और अगर कुछ करते तो हमारे पे जिम्मेवारी आती, हमारे को, ही वॉज इन आवर कस्टडी, ही इज इन आवर कंट्रोल। अब ये जो है, ये दो इंडियन ये हैं जो चीज वो जा रहे थे इसको मिलने के लिए, खुदा जाने कौन थे, ऑलमोस्ट सर्टनली वो थे जो इनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, जो इनके मिशन में इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं, जो उसको कोई पैगाम देना चाहते थे, जो कोई सीक्रेट पैगाम, उनको जाहिर है सीक्रेट ही होगा, देना चाहते थे, इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि दूसरे सुने। तो भाई ठीक है, हमारे लोगों को इर्द गिर्द रहना जरूरी है। अब तुम कहते हो कि वो सुन सकते थे, भाई 2 कदम पीछे हट जाएं, आप थोड़ा सा आस्ते से बता दें। बहरहाल हमने कहा है, फिर भी आना चाहते हैं फिर भी आओ, मगर ये हो नहीं सकता कि हमारे विदाउट आस कंट्रोल एंड सुपरविजन और हमारा ओपन एनवायरनमेंट आपको दे दी जाए। बिल्कुल सही, ऐसा सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, एक ऑर्डिनेंस की भी ऑपोजिशन बात कर रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि जी एक ऑर्डिनेंस ऐसा लाया गया चुपके चुपके, बगैर किसी को बताए, कि जिसमें जो काउंसलर रसाई के अलावा ये जो बात की गई थी कि जी आप रिव्यू कर सकते हैं इस डिसीजन को जो मिलिट्री कोड का है, वो आप उसके लिए रास्ता खोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है इस ऑर्डिनेंस के हवाले से, और क्या आपको लगता है कि वाकई पीटीआई कहीं ना कहीं पीछे ऐसी कोई खिचड़ी पका रही है? देखिए, असल में ना बिलावल भुट्टो जरदारी की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, असल में अपोजिशन की फ्रस्ट्रेशन शो करती है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया, अगर आप इसको भी देखें तो इसके शुरू में ये लिखा है कि ये तो उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने उसकी जो रिक्वायरमेंट थी हुकूमत ने वो पूरी करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया। अब हुकूमत के मामले में ये ज़रूर है कि हुकूमत को भी चाहिए था कि सेशन के दौरान ये कर लेती, ताकि हुकूमत को भी, हमारे यहाँ ना आदत हो गई है पीटीआई की हुकूमत को कि उन्होंने 100 प्याज भी खाने और फिर उनकी बातें भी सुननी है। बात यह है कि आप अगर इस तरह से इत्तेफाक राय से कर लेते, वहाँ को बहस हो जाती, चीज़ें होती, लेकिन अपोजिशन ने भी इसको अप्रूव कर देना था, लेकिन आपने नहीं किया, ऑर्डिनेंस कर दिया। यहाँ अपोजिशन की भी ये जिम्मेदारी है कि खुदारा हर इशू को आप सियासत की नज़र ना करें। कुछ ऐसे इशूज़ होते हैं रियासत के, आपके मुल्क के, जिन पे आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए, जिन पे आपको स्टैंड लेना चाहिए। अब जो लोग मिलने गए थे वो कवर्ड एजेंट थे, देखें कि वो तो कवर्ड एजेंट थे, जैसे लाली साहब ने भी कहा है, वो तो रॉ के लोग थे जो यहाँ पे मुख्तलिफ उस पर बैठे हुए हैं। उनके लिए तो उन्होंने तो हर लेवल पे उसके लिए कोशिश कर दी है। आप इंडिया आपका जिस तरह का दुश्मन है, आप उसके मामले में भी अगर इस तरह की बातें करेंगी तो फिर इसको ना तो आवाम पसंद करेंगे और ना ही आपको इसको लोग सराहेंगे। आप ज़रूर सियासत करें, लेकिन खुदारा रियासत के जो मामलात हैं, जो ऐसे इशूज़ हो सलामती से जुड़े, उन पे प्लीज सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है लाली साहब, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो मिलिट्री कोर्ट्स, चूंकि पहले इससे पहले कानून ये था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स फैसला देती हैं वो किसी भी सिविल अदालत या किसी दूसरी पाकिस्तान की अदालत में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आलमी अदालत इंसाफ की तरफ से ये डायरेक्टिव्स आए तो उसके बाद ये मुबैना तौर पर कोई शायद ऑर्डिनेंस हुकूमत ने जारी किया जिसके मुताबिक रिव्यू किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को भी। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ उसी के कॉन्टेक्स्ट में पीटीआई गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डिनेंस शायद निकाला हो, या आपको लगता है कि वाकई ये कोई और मामला भी इसमें हो सकता है इन्वॉल्व? नहीं, मेरे ख्याल में जिधर मुझे पता है, मैं तो सुना ये हूं कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला अगर हमारे कोर्ट्स को किसी ने अपील किया और उधर पता चला कि वो ठीक से वो फैसला नहीं दिया गया है, माने कि जो अक्यूज्ड है उसको हर किस्म की उसके जो हकूक हैं अंडर मिलिट्री लॉ वो नहीं मिले हैं, तो फिर मेरा तो ख्याल था हमारे कोर्ट्स इंटरफियर कर सकते हैं। मगर अगर मिलिट्री कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट मार्शल का सेंटेंस ये है तो शायद हो सकता है। तो अगर आईसीजे ने कहा है कि इसको आप रिव्यू करें तो हमने कहा बिल्कुल सही,
देखिए, हम दुनिया को बताना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है दुनिया को बताने कि हर चीज जो हमने किया है वीजा वी कुलभूषण इज फेयर, उसका कंसेशन है, उसके प्रूफ हैं, विटनेसेस हैं, जिन लोगों मरे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन्स, वो भी हम जानते हैं कौन है, उसने खुद एडमिट किया है। देयर इज नथिंग इस केस में दैट वी नीड टू हाइड, नथिंग एट ऑल। वो खुद सब चीज एक्सेप्ट किया है और माना है। तो मेरे ख्याल में ये ऑपोजिशन को ये कहना है कि पता नहीं कोई खुफिया डील हो रहा है या ये कुछ कर रहे हैं, इट्स ऑल्सो नॉनसेंस। हम चाहते ये हैं कि हमारा इमेज अच्छा हो, हम चाहते ये हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है उसके तहत हम करें, एंड इट्स वेरी गुड दैट वी आर डूइंग इट। हमें दाद दें आप। हिलाली साहब वैसे भी ये मुबैना तौर पे ये जो ऑर्डिनेंस की बात हो रही है इसमें दर्ज है कि ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है, क्योंकि जो लोकल है उनके लिए तो पहले भी हमारी अदालतें उस पर कर सकती हैं रिव्यू, तो ये है फॉरेन के लिए। लेकिन हुकूमत अपोजिशन पे मैं जरूर एक दफा फिर बात करना चाहूंगा कि अपोजिशन में खुद हिम्मत है नहीं। अब वो इशारे के मुंतजिर हैं, वो इशारा उनकी तरफ आ नहीं रहा, तो अब वो उसी फ्रस्ट्रेशन में कर क्या रही हैं, खुद हिम्मत नहीं कर रहे कि चलो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले हैं या इस तरह की बात करने। यानी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ करना चाहती है? मैं ये कह रहा हूँ ना कि उन्हें तो बहाना चाहिए ना हुकूमत पे तनकीद करने का। अब वो खुद से कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने इस मुबैना ऑर्डिनेंस को अब उसकी बुनियाद बना के तो हुकूमत पे तनकीद करना। राइट जी, इसी के साथ जी हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म है। कल इंशाल्लाह आपसे नाज़रीन फिर मुलाकात होगी। बहुत अहम इश्यूज हैं कल भी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम का भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। अल्लाह।